द्वितीय वर्ष के इसको बंद कर देना द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको चीन के नवीन संविधान 1982 की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। जनवादी चीन के नए संविधान में 138 अनुच्छेद हैं। उसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, संक्षिप्त संविधान। 1975 और 1978 के संविधान की तुलना में यह अपेक्षाकृत व्यापक संविधान है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों के संविधानों की तुलना में यह संविधान भी संक्षिप्त ही है। वर्तमान संविधान में 138 अनुच्छेद हैं और 4 भागों में विभक्त है। इसमें एक प्रस्तावना भी जुड़ी हुई है। इस प्रस्तावना में जनवादी चीन के ऐतिहासिक विकास अनुभवों का विवरण दिया गया है। इसमें संविधान के दर्शन, दल के प्रत्यक्ष शासन तथा सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित किया गया है। दूसरा, लिखित और निर्मित। नया संविधान अन्य आधुनिक राज्यों के संविधानों की तरह लिखित है। इसका निर्माण विशेष रूप से नियुक्त की गई एक समिति तथा जनवादी कांग्रेस ने किया है। इसे लिखित होने के साथ साथ निर्मित संविधान भी कह सकते हैं। संविधान के प्रथम अध्याय में सामान्य सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। दूसरे अध्याय नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन है। तीसरे अध्याय में राज्य संरचना अर्थात सरकार के विधायी, सरकारी और न्यायिक अंगों पर प्रकाश डाला गया है। चौथे अध्याय में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय चिन्ह तथा राजधानी का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। तीसरा, पारिभाषिक दृष्टि से कठोर लेकिन व्यवहार की दृष्टि से लचीला संविधान। चीन के संविधान को पारिभाषिक दृष्टि से कठोर संविधान कहना उचित होगा। संविधान में संशोधन यद्यपि उसी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जा सकता है जो चीन के लिए सामान्य कानूनों का निर्माण करती है, लेकिन सामान्य कानूनों के निर्माण और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अलग अलग है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस सामान्य कानूनों का निर्माण साधारण बहुमत से करती है, लेकिन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों द्वारा रखा जाना चाहिए तथा यह प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए। पारिभाषिक दृष्टि से कठोर होते हुए भी व्यवहार में इस दृष्टि से लचीला संविधान कहा जा सकता है कि अकेली राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ही संविधान में संशोधन कर सकती है और एक दलीय व्यवस्था होने के कारण 2/3 बहुमत से स्वीकृति बहुत सरल होती है। चौथी विशेषता है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। 1978 के संविधान में कहा गया था कि जनवादी चीन सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है। वहाँ 1982 के नए संविधान के प्रथम अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है, जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है और जहाँ श्रमिकों तथा किसानों के बीच अटूट मैत्री का संबंध विद्यमान है। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही से अभिप्राय है नागरिकों को राजकीय मामलों में हाथ बटाने का पूरा अधिकार हासिल है। हर स्तर पर जनसभाओं यानी विधानमंडलों का गठन किया गया है और उनमें ज़्यादातर किसान, मजदूर और साधारण वर्गों के लोग ही सदस्य हैं। देश की आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में जनता की रुचि बहुत बढ़ गई है तथा लोगों को यह अधिकार हासिल है कि वे सरकार के अंगों और सरकारी कर्मचारियों के कार्यों पर निगरानी रखें। लोकतांत्रिक तानाशाही में बहुसंख्यक किसानों व मजदूरों का अल्पसंख्यक जमींदारों और प्रक्रियावादी पूंजीपतियों पर नियंत्रण होता है। इस दृष्टि से यह कहा जाता है कि मजदूरों की तानाशाही जिम्मेदारी या पूंजीपतियों की तानाशाही से कहीं ज़्यादा अच्छी है। पाँचवां, जनवादी गणतंत्र। नए संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है। जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा स्थानीय जन कांग्रेस के माध्यम से करती है। चीन में सभी स्तरों पर जन कांग्रेस है। राज्य प्रशासन का संचालन जनता स्वयं करती है तथा आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियों का संचालन भी कानून के अंतर्गत जनता स्वयं करती है। चीन का नया संविधान भी लोकतंत्र और केंद्रवाद की दुहाई देता है। चीनी नेताओं के अनुसार लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत चीनी शासन पद्धति का मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसका तात्पर्य है लोकतंत्र के आधार पर केंद्रीकरण और केंद्रित तथा पथ प्रदर्शन के अंतर्गत जनतंत्र। इसके अनुसार चीन में शासन के विभिन्न स्तर हैं और प्रत्येक स्तर पर जनता द्वारा निर्वाचित कांग्रेस है।
मंत्रिमंडल तथा उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति की अधीनता में कार्य करते हैं। प्रांतों, काउंटियों, जिलों और नगरों और कम्यूनों में भी जनसभाओं का गठन किया गया है। ये सभाएं एक प्रकार से विधानसभा का ही लघु रूप है। नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, शिक्षा, रोजगार और विश्वास के अधिकार उपलब्ध हैं। उन्हें सरकारी क्रियाकलापों की आलोचना करने तथा सुझाव देने का अधिकार है। इन सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बावजूद केंद्रवाद का तकाजा है कि हर स्तर के पदाधिकारी अपने से उच्च अधिकारियों के आदेशों के अनुसार कार्य करें। सभी शासन संरचनाएं केंद्रीय सरकार के अधीन हैं और उन्हें साम्यवादी पार्टी के कठोर नियंत्रण में कार्य करना पड़ता है। छठा, बहुराष्ट्रीय राज्य। चीन बहुराष्ट्रीयताओं वाला राज्य है जिसमें 56 राष्ट्रीयताएं हैं निवास करती हैं। इनमें हान राष्ट्रीयता से जुड़े हुए व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। समस्त जनसंख्या के 91.9% व्यक्ति हान राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीयता है। अन्य 55 राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है, अतः इन्हें अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताएं कहा जाता है। इन अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या में भी बहुत अधिक विभिन्नताएं हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या लगभग 1,50,00,000 चार जाति की हैं और सबसे कम लगभग 2,000 हेचन जाति की हैं। चीन में इन राष्ट्रीयताओं को भाषा, लिपि और संस्कृति आदि के प्रसंग में पर्याप्त स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। सातवां, लोकतांत्रिक केंद्रवाद। पूर्व सोवियत संघ के संविधान की भांति ही चीन के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता लोकतांत्रिक केंद्रवाद है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करेंगे। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का यह सिद्धांत साम्यवादी व्यवस्था के मूल सिद्धांतों और माओ के दर्शन पर आधारित है। चीनी नेताओं के अनुसार चीन की राजनीतिक व्यवस्था एक ही साथ लोकतांत्रिक भी है और केंद्रवाद भी। यह लोकतंत्र के आधार पर केंद्रवादी है और केंद्रवादी निर्देशन के अंतर्गत लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र और केंद्रवाद की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। इसमें लोकतांत्रिक तत्व यह है कि समस्त सत्ता जनता में निहित है और नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने का समुचित अवसर प्रदान किया जाता है। केंद्रवादी तत्व यह है कि शासन या दल का प्रत्येक अंग अपने उच्च अंग के अधीन है। निम्न स्तर के अंग को उसी सीमा तक स्वतंत्रता है जिस सीमा तक उच्च अंग उस पर प्रतिबंध नहीं लगाता। प्रत्येक निम्न अंग के लिए अपने उच्च अंग की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। अतः अंततोगत्वा समस्त राज्य शक्ति एक केंद्र बिंदु में निहित हो जाती है। आठवां, एकात्मक शासन। एकात्मक शासन प्रणाली तथा प्रादेशिक इकाइयाँ। चीन में शुरू से ही एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान रही है। नए संविधान द्वारा भी एकात्मक शासन प्रणाली को ही मजबूत किया गया है। यद्यपि शासन एक ही स्थान से संचालित होता है, वह शक्तियाँ एक ही इकाई में निहित हैं जैसा कि एकात्मक संविधानों में होता है, लेकिन चीन एक बहुत ही विशाल आकार और जनसंख्या वाला देश है। इसलिए शासन की सुविधा के लिए 4 प्रकार की इकाइयों की व्यवस्था की गई है। प्रांत, स्वायत्तशासी प्रदेश व केंद्र के अधीन नगर निगम। प्रांतों और स्वायत्तशासी प्रदेशों को स्वायत्तशासी जनपदों, जिलों, स्वायत्तशासी जिलों और नगरों में बांटा गया है। जिलों और स्वायत्तशासी जिलों को जनता के कम्यूनों और कस्बों में बांटा गया है। स्वायत्तशासी प्रदेश, स्वायत्तशासी जनपद और स्वायत्तशासी जिले अल्पसंख्यक जातियों के राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य। नए संविधान के अध्याय 2 में अनुच्छेद 35 से 56 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इन अधिकारों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। आर्थिक अधिकार। नागरिकों को बहुत से आर्थिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे काम का अधिकार, विश्राम का अधिकार, बुढ़ापे, बीमारी और अशक्तता की स्थिति में यानी अपाहिज होने पर आर्थिक सहायता पाने का अधिकार। राजनीतिक अधिकार। नागरिकों को अनेक राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के सभी स्त्री पुरुषों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। नागरिकों को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वे सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज कर सकें। संविधान इस बात की स्वतंत्रता देता है कि नागरिक अपने अधिकारों के हनन के मामलों को उचित अधिकारियों तक पहुंचाएं। सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। नागरिकों को अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार तथा विज्ञान, साहित्य, कला व संस्कृति के क्षेत्र में अनुसंधान व सृजन की स्वतंत्रता। चौथा, व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। कई व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं भी दी गई हैं, जैसे भाषण, अभिव्यक्ति, सभा व प्रदर्शन आदि की स्वतंत्रता, हड़ताल का अधिकार, धर्म पालन की स्वतंत्रता आदि।
संविधान में नागरिकों के अनेक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। नागरिकों का यह कर्तव्य है कि संविधान व कानूनों का पालन करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, मातृभूमि की रक्षा करें, सेना में भर्ती होने के लिए सदैव तैयार रहें, करों का नियमानुसार भुगतान करें तथा आक्रमणों का प्रतिरोध करें। संक्षेप में अन्य पिछले संविधानों की तुलना में नागरिकों को अधिकार व कर्तव्य काफ़ी विशद है। चीन के संविधान की और बाकी की विशेषताएं कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।